हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बडिंग। तो बडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सभी लोग जानते ही होंगे कि बडिंग है क्या। वैसे मैं बताऊं कि बडिंग कुछ और नहीं, ये एक प्रकार का आउटग्रोथ है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जैसे प्लांट्स में जो बड्स होते हैं, नए बड्स, नई कलियां, वो आगे चल करके क्या बनाती हैं, ब्रांच, नया ब्रांच बना लेती हैं। उसी प्रकार से एनिमल्स में भी कुछ छोटे छोटे आउटग्रोथ होते हैं, और वो भी एक्स्ट्रा सेल डिवीजन के कारण। जितना ज्यादा मतलब सेल डिवीजन होगा, और ये भी कब होगा, ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन में। और ज्यादातर क्या, हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही बडिंग का फॉर्मेशन होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। और ये बड एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भाई ये दिखाता ही है, क्योंकि ये सिंगल एक ही पेरेंट्स में डेवलप हो जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बडिंग। A new organism develops from outgrowth या फिर बड। भाई या तो आउटग्रोथ के कारण हम उसे कह सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, उसी को हम मेनली हम बड भी बोल सकते हैं। और किसके द्वारा, बाय सेल डिवीजन। बाय सेल डिवीजन इन एनिमल, इन पेरेंट बॉडी कर देते हैं। कोई भी पेरेंट बॉडी है, एनिमल की पेरेंट बॉडी है, जिसमें कोई सेल डिवीजन के कारण आउटग्रोथ हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बडिंग। अच्छा, ये कब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फेवरेबल कंडीशन में आप लोग नोट कर लें। फेवरेबल कंडीशन, एक बात और, ये फेवरेबल कंडीशन होगा तभी। भाई आप समझते हैं फेवरेबल कंडीशन क्या है, किसी भी एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए वो अच्छे से पूरी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए, एक बात तो ये। और टेम्परेचर उसके लिए सुटेबल हो, और एनवायरनमेंट बिल्कुल उसके जितना उसको सुटेबल हो उतना ही चाहिए, तभी वो जो जा करके अच्छे से वो जो कि है रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन में क्या, बडिंग ज्यादा तेजी से करते हैं, और ये ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ लोअर एनिमल्स में ही बडिंग देखी जा सकती है। और ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल, इन मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल में देखा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये लोअर एनिमल में आपका हो सकता है हाइड्रा। हाइड्रा को सभी लोग जानते होंगे, हर जगह भाई फिगर बना हुआ है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। वो एनसीईआरटी तो इसी का एग्जाम्पल लेकर के ही बनाई हुई है। हाइड्रा ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है हाइड्रा। हम फिर बात करते हैं कोरल्स। कोरल्स को भी सभी लोग जानते होंगे, नहीं जान रहे हैं, मैं बता रहा हूं। कोरल्स क्या हैं, ये भी फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं, और वो भी किस क्लास के, एंथोजोआ के, क्लास एंथोजोआ के मेंबर जो कि हैं कोरल्स हैं। और वहीं सिलेंट्रेटा के
हाइड्रोजोआ के मेंबर्स कौन है? हाइड्रा, कोरल्स हो गए, और हम स्पॉन्जेस की बात कर लें। स्पंज के बारे में सभी लोग जानते होंगे। फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स बहुत सारे मेंबर्स हैं, स्पॉन्जेस ज्यादातर मेंबर जो कि स्पॉन्जेस ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और अच्छा सा बडिंग का एग्जाम्पल जो कि हम लोग पढ़ते हैं, ईस्ट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट। एक और फंगस हम कर लेते हैं, जैसे सैक फंजाई। तो ये देखिए लोअर एनिमल्स में है और कुछ फंजाई में भी है, और जो कि है मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म। यहां पर अब मैं लिख सकता हूं। अब ये देखिए एनिमल्स में है, ये मैं ऑर्गेनिज्म यहां कर देता हूं ब्रैकेट में। ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कहां है, मतलब जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बडिंग होती है। एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, फंगस में है, और कहां बैक्टीरिया में भी होती है बडिंग। और ये भी आपको ये पता होना चाहिए बैक्टीरिया में कहां पर होगा नहीं होता है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो कि है क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमने यहां क्या लिखा है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही बडिंग आपको देखने को मिलता है। सिर्फ ईस्ट ही ऐसे हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहां पर बडिंग देखने को मिल सकती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन आइए, ये तो होगा इसके एग्जाम्पल के बारे में। हम एक बात और बता रहे हैं, यहां पर जो बडिंग होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। बडिंग ये दो प्रकार का है। एक होता है एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग, या फिर हम इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग या फिर एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा जो कि होता है एंडोजीनस बडिंग। या फिर हम इसी को बोलेंगे इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग। अच्छा, ये है क्या भाई? एंडोजीनस बडिंग वो होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि कोई बड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, मतलब पेरेंट बॉडी से क्या हो जाए, उसके पेरेंट बॉडी के बाहर आउटग्रोथ बने, पेरेंट बॉडी के बाहर आउटग्रोथ से डेवलप हो, या कोई बड का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब उसकी पेरेंट बॉडी के बाहर, तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग। लेकिन अगर पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए यही बड, तो हम उसे बोलेंगे इंटरनल बडिंग। तो व्हेन बड develops outside the parent body, भाई अगर ये बड डेवलप्स हो जाता है किसके,
पेरेंट बॉडी के बाहर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस बडिंग। लेकिन अगर वही बड डेवलप हो जाता है पेरेंट बॉडी के अंदर, ये देखिए, व्हेन बड डेवलप्स inside the body, inside the parent body, तो हम इसे बोलेंगे इंटरनल बडिंग। अच्छा, अब आइए देखिए, एक्सोजीनस बडिंग में अगर हम एग्जाम्पल करते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा हैं, कोरल्स हैं, स्पंजेस हैं, ईस्ट हैं, ये सभी जो कि आ सकते हैं, मतलब, लेकिन हम यहां लिख देते हैं हाइड्रा और ईस्ट। और ईस्ट भी है, ईस्ट भी है। हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं, वो क्या होता है, जैसे ये देखिए हाइड्रा, ये मान लीजिए ये पेरेंट हाइड्रा है, इसमें 6 to 10 टेंटिकल्स होते हैं, और ये पार्ट जो बेस है ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है। तो आप ये देखेंगे ये पेरेंट बॉडी है पूरी, और ये देखिए इसके कहीं इधर जो कि आउटग्रोथ होने लगता है, और वो भी देखिए कैसे, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, सिक्स टू 10 इसके होते हैं टेंटिकल्स। मैं सिर्फ 4 बनाया हूं, 4 यहां दिखाया हूं, 6 to 10। और ये इस प्रकार से आउटग्रोथ होने लगती है सेल डिवीजन के कारण। तो आप, और फिर आगे चल करके ये आउटग्रोथ एक प्रकार का बड बन जाता है, नए हाइड्रा को जन्म देता है, वो इस प्रकार से। फिर उसके बाद ये बड उससे अलग हो जाता है, ये देखिए ये पेरेंट हाइड्रा है, और ये उसके बगल में छोटा सा ये बड हाइड्रा। बाद में ये बड़ा होकर के पेरेंट हाइड्रा की तरह ये भी रिप्रोडक्शन करने लगता है। तो ये हुआ हाइड्रा की बडिंग। ऐसे ही ईस्ट की भी बडिंग हम देख सकते हैं। ईस्ट की बडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगल सेल वाला, इस प्रकार से अगर हम मान लें तो ये ईस्ट है, इस प्रकार का, और इसमें न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ये देखिए, ये इसमें इसका न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर उसके बाद जो कि है ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस दिखा देता हूं कि अच्छे समझ में आए। न्यूक्लियस इसका डिवाइड करता है, फिर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद एक नए बड का फॉर्मेशन हो जाता है ईस्ट सेल में। ये देखिए इस प्रकार से, और ये न्यूक्लियस, बाद में ये बड जो कि है अलग अलग हो जाते हैं। कई ढेर सारे वैसे भी आप एनसीईआरटी में या कहीं बुक्स में देखेंगे तो ईस्ट जो कि है बड के साथ ही दिखाते हैं, 2 3 4 बड उसे लगे हुए होते हैं और अलग हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से
ये एक बड, और अब ये देखिए ये दूसरा बड बनने को तैयार है धीमे धीमे। तो ये रहा एक्सटर्नल बडिंग। ये देखिए कहाँ है, बाहर की तरफ है, आउटग्रोथ हो रहा है। हाइड्रा में भी देख लीजिए पेरेंट बॉडी के बाहर, या फिर ईस्ट में ही देख लीजिए पेरेंट बॉडी के कहाँ, बाहर। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर पेरेंट बॉडी के अंदर कोई बडिंग हो जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग या इंटरनल बडिंग। ये ज्यादातर होता है स्पंजेस में, आप देख सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर स्पंज में, कुछ ही ऐसे स्पंज में, वैसे ज्यादातर सभी स्पंजों में तो ज्यादातर होता है ये एक्सोजीनस बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग होता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसे जिम्यूलाइजेशन भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल बडिंग। तो जैसे मान लीजिए फ्रेश वाटर स्पंज होता है स्पॉन्जिला, तो ये देखिए मैं इसे बना देना चाहता हूं कि बडिंग कैसे होती है। ये देखिए ये रहा इसका माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये होता है पोरोसाइट या पिनेकोडम। पोरोसाइट की सेल्स से बनी होती है इसकी पिनेकोडम। पोरोसाइट सेल्स, और ये अंदर वाली जो लेयर्स होती है वो होती है कोएनोडम, या फिर कोएनोसाइट सेल्स की बनी होती है कोएनोडम। तो कोएनोडम, कोएनोडम्स या फिर कोएनोसाइट सेल्स की बनी होती हैं, तो कोएनोसाइट सेल्स भी हम लिख सकते हैं। और इसी में ये जो लेयर्स है, इसी में ज़्यादातर जो कि होती हैं स्पिक्यूल्स, मैं स्पिक्यूल्स बना देता हूं। ये इस प्रकार से स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स इस प्रकार से, और इसके अंदर की तरफ ये जो कैविटी है स्पॉन्जोसील, या फिर इसके बाहर अंदर की तरफ ये जो कि होती हैं इसमें आर्कियोसाइट सेल्स। स्पॉन्जोसील कैविटी नहीं, इसके अंदर ही ये जो पोर्शन है इसमें जो कि होती है आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स। आर्कियोसाइट सेल्स, ये आर्कियोसाइट सेल्स एक प्रकार से टोटीपोटेंट सेल होती हैं। अब टोटीपोटेंट सेल क्या होती हैं? ये टोटीपोटेंट सेल ऐसी सेल्स होती हैं जो पूरे एनिमल बॉडी को या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर एक सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। तो यही जो कि है नए बड का फॉर्मेशन करती हैं। और ये देखिए ये बड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ, पेरेंट बॉडी के अंदर। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल बडिंग। जब ये बड का फॉर्मेशन हो जाता है और जब ये बड डेवलप होने लगता है तो माइक्रोपाइल से बाहर आ जाता है फेवरेबल कंडीशन में, और फिर उसके बाद वो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो फिर हमने ये देखा एंडोजीनस बडिंग और जो कि एक्सोजीनस बडिंग। तो ये है बडिंग, और आप लोग एक बार इसे नोट कर लें। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भाई, फ्रेगमेंटेशन है क्या? ये कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और फिशन
एक ही बात है। तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है और फिशन क्या है। ये दोनों एक ही जैसे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्रेगमेंटेशन आंसर होना चाहिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि फिशन आंसर होना चाहिए या बोथ होना चाहिए। तो आज मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। तो भाई ये फ्रेगमेंटेशन मेनली ये कुछ और नहीं, जैसे भाई कोई बॉडी है या कोई ऑर्गेनिज्म है, एकाएक किसी कारणवश ब्रोकन हो जाए या टूट जाए किसी प्रकार से, या उसे काट दिया जाए, तो वो क्या, अगर वो दोनों अलग अलग बॉडी जो भी ब्रेक हुई हैं या टूट गई हैं, दोनों अलग अलग अगर सरवाइव करने लगे या फिर नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लें, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और इसी प्रकार से तो हम लोग फिशन भी पढ़े थे कि फिशन में अगर भाई उसकी कोई बॉडी अलग हो जाती है उससे, लेकिन फिशन की, बेटा ध्यान दें कि फिशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है। मैंने वहां पर बताया था कि फिशन कहां पर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये फ्रेगमेंटेशन कहां है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम फिशन टर्म यूज करेंगे और कब जो कि है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मेनली कर लेते हैं द पेरेंट बॉडी, बस सिर्फ इतना ही, parent body broken, पेरेंट बॉडी ब्रोकन, और फिर उसके बाद वो ब्रोक किया हुआ जो पेरेंट बॉडी है वो क्या करेगा, सरवाइव करने लगे अलग अलग। तो और इसके लिए मैं लिख देना चाहता हूं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, जबकि फिशन कहां होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, एक बात ये भी है कि जो बॉडी ब्रेक किया, अब देखिए अगर वहां पर फेवरेबल कंडीशन है तो दोनों बॉडी जो ब्रेक किए हैं, दो बॉडी में, चार पार्ट में या जितने भी पार्ट में डिवाइड हो जाएं, वो सभी तभी सरवाइव करेंगे जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। तो अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो बहुत रेयरली केस ही ऐसा होगा जिसमें वो सरवाइव कर पाए और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर पाए। तो एक चीजें ये भी हो सकती हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन किसी भी टाइम हो सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी और फेवरेबल कंडीशन में भी, लेकिन ये ज्यादातर जो कि सर्वाइवल की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ कब, फेवरेबल कंडीशन में। और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, एक और हम देख सकते हैं स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। भाई प्लेनेरिया के बारे में सभी लोग जानते होंगे, क्या है प्लेनेरिया, भाई हाईएस्ट पावर ऑफ द रीजनरेशन, ये सभी लोग जानते होंगे। भाई जब से कक्षा 6 से जब से हम एनिमल के बारे में जानना शुरू किए हैं तब से प्लेनेरिया को जान रहे हैं कि रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द रीजनरेशन। लेकिन ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है, सबको पता होगा, अगर नहीं है पता तो जान लीजिए। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर्स है प्लेनेरिया। और स्पायरोगायरा क्या है, ये एक एल्गी है और इसके बारे में भी सभी लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे यार, अगर नहीं देखे हैं तो आज जाके देख लेना। स्पायरोगायरा को हम लोग बोलते हैं पांडिस्कम, पांडिस्कम जानते हैं, अरे वहीं जो भाई तालाब वगैरह में अगर हम जाते हैं देखते हैं धागे जैसा ग्रीन कलर का, बिल्कुल ऐसे हाथ में उठाएं तो चला आता है, बिल्कुल धागे की तरह ढेर सारे दिखते हैं भाई, वहीं क्या है, स्पायरोगायरा। तो
अगर प्लेनेरिया की बात करते हैं तो ये प्लेनेरिया, ये इस टाइप से, ये है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया को अगर मान लीजिए किसी कारणवश, मान लीजिए हम 3 पार्ट में काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहां से काट देते हैं और यहां से काट देते हैं, ठीक है। तो ये हेड वाला पोर्शन और ये टेल वाला पोर्शन और ये बीच में ये जो पोर्शन है, ये सभी जो की है तीनों पोर्शन अलग अलग अगर प्लेनेरिया नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दे तो हम उसे मेनली बोलते हैं, मेनली क्या, फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए जैसे ये इससे भी डेवलप हो जाए और इधर भी, ये एक नए प्लेनेरिया डेवलप हो जाते हैं इन फेवरेबल कंडीशन में, वो इस प्रकार से। ये सभी नए प्लेनेरिया डेवलप्स हो जाएं तो इससे भी हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। या फिर स्पायरोगायरा की अगर हम बात करते हैं, स्पायरोगायरा बिल्कुल स्लीपरी होता है, सभी लोग देखे होंगे। ये इस प्रकार से इसकी सेल्स होती हैं। सभी लोग जानते होंगे फ्लैट फीते की तरह जो कि है इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, सभी लोग जानते होंगे। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एक जो कि है न्यूक्लियस होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये देख लीजिए। और ये अगर मान लीजिए ये कहीं से ब्रेक हो जाए, मान लीजिए हम इसे यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तो ये तीनों पार्ट, स्पायरोगायरा के तीनों पार्ट अगर ये नए स्पायरोगायरा बना लेते हैं वो अलग अलग सर्वाइव करने लगते हैं, तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन। वो इस प्रकार से वो इस प्रकार से ये इस प्रकार से, ये देखिए स्पायरोगायरा और इसके जो कि है 3 फ्रैगमेंट्स अलग अलग ये सभी सर्वाइव करने लगते हैं और फिर उसके बाद लंबे धागे जैसी संरचना बन जाती है वहीं तालाब में ही। तो ये हुआ आपका फ्रैगमेंटेशन। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि फ्रैगमेंटेशन और फिशन में क्या अंतर है। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।